Hello my dear student, I am your teacher of Hindi and today's class we discuss our Hindi subjects topic. So let's see what we will discuss in today's class. डियर स्टूडेंट, इससे पहले हमारा चैप्टर जो था लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी उस क्लास में हमने चैप्टर 5 अक्षरों का महत्व ये चैप्टर हमने पढ़ा था और ये चैप्टर हमारा अच्छे से कंप्लीट हमने इसको समझ लिया था। आज की हमारी जो क्लास है उस क्लास में इस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। तो देखिए हमारे क्वेश्चन आंसर, देखिए हमारे क्वेश्चन आंसर निबंध से, यानी हमारा जो चैप्टर था वो एक निबंध था। निबंध किस पे था? अक्षरों के महत्व पर, यानी अक्षरों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये हमारा चैप्टर था जो क्या था एक्चुअल में एक निबंध था। देखिए तभी कहा गया है निबंध से। पाठ में से क्यों कहा गया कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई है? उत्तर, ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि अक्षरों की खोज होने के बाद से मनुष्य ने अपने विचारों, अनुभव और खोजों को लिखकर रखना शुरू कर दिया। इसके साथ ही मानव सभ्यता का आरंभ हुआ। इसी खोज के साथ एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी को प्राप्त होने लगा। इसलिए कहा गया कि अक्षरों से नए युग की शुरुआत हुई, क्योंकि अक्षरों से ही हमने हमारा जो ज्ञान था उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में दिया है। उसके अलावा जो हमारे विचार थे, हमारे अनुभव थे, जो किसी दूसरों के काम में आ सकते थे, उनको लिखना शुरू किया ताकि हम उनको आगे की पीढ़ी को दे सकें। आगे हैं, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। देखिए, प्राग ऐतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के माध्यम से अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों और आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों के बाद भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं और किरणों की गोतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप के भाव को व्यक्त करने का माध्यम बन गया। इस प्रकार अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। भाव संकेतों के काफ़ी समय बाद आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। अब प्राग ऐतिहासिक मानव, यानी इतिहास से पहले का जो मानव था वो क्या करता था, यानी कि वो मानव जिसको अक्षरों का ज्ञान नहीं था तो वो चित्र बना के अपनी बातों को समझाता था। आजकल क्या करते हैं, हम लिख के अपनी बात बता देते हैं, बोल के बात बता देते हैं। तो वो क्या करते थे, जब उनको लिख के कुछ बताना समझाना होता तो जैसे सूरज है तो सूरज को क्या करता, वो गोला बना देता, उसके चारों तरफ लाइनें खींच देता, तो क्या बताता ये सूरज है। बाद में इसी चित्र को इस्तेमाल करने लग गए कि ये धूप है या इससे ताप आ रहा है, तो ये कुछ ऐसे माध्यम बन गए थे। और इसके बाद में इन्हें क्या कहा जाता था, भाव संकेत। बाद में भाव संकेतों को काफ़ी समय बाद में अक्षरों की खोज हुई थी और ऐसा माना जाता है कि अक्षर की खोज हुए मात्र 6000 साल ही हुए हैं। आगे हैं, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? यानी अक्षरों से पहले अपनी बात मानव कैसे पहुंचाता था? अक्षरों का ज्ञान होने से पहले मनुष्य अपनी बात दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए चित्र संकेत, भाव संकेत, पंखों से सुशोभित नगाड़ा, कौवा, आग आदि का सहारा लेता था। अधिक दूरी पर सूचना पहुंचाने के लिए तेज गति से चलने वाले लोग भेजे जाते थे। तो ये हो गया आपका निबंध से। अब देखिए निबंध से आगे, अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो लिखो। अक्षरों का महत्व है ये तो हमने चैप्टर में पढ़ा था। अब ध्वनि का क्या महत्व है वो हमें बताना है। देखिए, अक्षर और भाषा का अटूट संबंध है। हमारे मुख से निकली विभिन्न ध्वनियाँ जो हमारे भाव अथवा विचारों को प्रकट करती हैं भाषा कहलाती है। भाषा को लिखने के लिए अक्षरों का जितना महत्व है उतना ही मौखिक भाषा के लिए ध्वनियों का महत्व है, क्योंकि मौखिक रूप से विचारों या भावों का आदान प्रदान केवल ध्वनियों के माध्यम से ही संभव है। जब हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं और दूसरों के विचारों को जानना चाहते हैं तो इन सब के लिए ध्वनि संकेतों का ज्ञान होना आवश्यक है। भाषा वैज्ञानिकों ने इन ध्वनियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया है। मुख्य जिन अंगों की सहायता से ध्वनि उत्पन्न होती है उसी अंग पर उसका नाम रखा गया है। वर्ण या अक्षर वास्तव में ध्वनि यही है जिनसे शब्द और वाक्य अर्थात भाषा का निर्माण होता है। ध्वनि ही है जो मौखिक और लिखित दोनों भाषाओं का मूलाधार है। इसके बिना मौखिक भाषा का तो अस्तित्व ही नहीं है। इस प्रकार सार्थक ध्वनि का बहुत महत्व है। तो ये हो गया आपका ध्वनि का महत्व। आगे है, मौखिक भाषा का जीवन में क्या महत्व है, इस पर शिक्षक के साथ कक्षा में चर्चा कीजिए। तो देखिए, मानव जीवन में मौखिक भाषा का सर्वाधिक महत्व है। मौखिक क्या होती है, जो मुँह से बोली जाती है। अक्षरों की खोज होने से पूर्व भी मनुष्य मौखिक भाषा के माध्यम से अपने विचारों और भावों का आदान प्रदान करता था और आज भी कर रहा है। मौखिक भाषा के बिना मानव जीवन के समस्त क्रियाकलाप व्यर्थ प्रतीत
होने लगेंगे। वास्तविकता तो यह है कि हम एक बार के लिए लिखित भाषा के बिना जीवन के सभी कार्य कर सकते हैं, किंतु मौखिक भाषा के बिना इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मौखिक भाषा हमारी व्यवहारिक भाषा है, जिसकी आवश्यकता हमें कदम कदम पर पड़ती है, जबकि लिखित भाषा का प्रयोग पत्राचार या किसी औपचारिक कार्य के लिए किया जाता है। हम अपनी प्रत्येक बात को लिखकर प्रकट नहीं करते, अपितु बोलकर अर्थात मौखिक रूप से व्यक्त करते हैं। इस प्रकार हमारे जीवन में मौखिक भाषा का सर्वाधिक का महत्व अत्यधिक। तो ये हो गया आपका मौखिक भाषा का महत्व। अब आगे हैं हर वैज्ञानिक खोज के साथ किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम जुड़ा होता है, लेकिन अक्षरों के साथ ऐसा नहीं है। क्यों? पता करो और शिक्षक को बताओ। जैसे अब आप साइंस में क्या पढ़ते हो, जो भी खोज होती है उसके साथ उसका जो वैज्ञानिक जिसने उस खोज को खोजा था उस वैज्ञानिक का नाम आता है। अब जैसे कि लुई पोस्चर, उन्होंने टीके की खोज की थी, तो उनको जो टीका था उसका नाम पोस्चर रख दिया गया। तो जितने भी टीके हैं या फिर कोई भी खोज होती है, वैज्ञानिक खोज होती है, उस खोज के साथ में उस वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है, बोला जाता है, उसी नाम से उस खोज को बुलाया जाता है। लेकिन भाषा के साथ ऐसा नहीं। भाषा भी तो किसी ना किसी के द्वारा खोजी गई होगी, तो ये किसी के द्वारा खोजी गई, लेकिन फिर भी इसका कोई वैज्ञानिक नाम नहीं है। ये कारण हमें बताना। देखिए, हम सभी इस तथ्य से भली भांति परिचित हैं कि हर वैज्ञानिक खोज के साथ किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम जुड़ा होता है, लेकिन अक्षरों के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि अक्षरों की खोज किसी एक व्यक्ति के समय में नहीं की है, अपितु इसका विकास हुआ है अनेक लोगों द्वारा। धीरे धीरे अक्षरों की खोज हुई, अर्थात उनके द्वारा भाव संकेतों का विकास करके उन्हें अक्षरों का रूप प्रदान किया गया है। समय समय पर इनके रूप में भी विकास या परिवर्तन होता रहा है। इसके अतिरिक्त यह खोज इतनी पुरानी है कि कोई प्रमाण इतिहास में भी नहीं मिलता है, इसलिए किसी एक व्यक्ति विशेष को इस खोज का उत्तरदायी नहीं माना जा सकता। तो यही कारण है, क्योंकि वैज्ञानिक खोज तो एक बार में हो जाती है, एक व्यक्ति के द्वारा हो जाती है, लेकिन भाषा जो थी या फिर अक्षर जो है उनके साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि ये इनका एक बार एक साथ ही तो विकास हुआ नहीं। धीरे धीरे जैसे जैसे मानव का विकास हुआ, ठीक वैसे वैसे ही अक्षरों का विकास हुआ, इसलिए इसके लिए किसी एक व्यक्ति को उत्तरदायी नहीं मान सकते। आगे देखिए फोर्थ क्वेश्चन, एक भाषा को कई लिपियों में लिखा जा सकता है, उसी तरह भाषाओं की एक लिपि में ही लिखा जा सकता है। नीचे एक बात को अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है, इन्हें ध्यान से देखो और इसमें दिए गए वर्णों की मदद से कोई नया शब्द बनाने की कोशिश। अब देखो क्या शानदार दिन, ये हिंदी में, अब इसको अलग अलग भाषाओं में पंजाबी, उड़िया, तेलुगु, उर्दू, बांग्ला, तमिल, तो ये अपने काम का नहीं है, क्योंकि हमें इतनी प्रकार की भाषाएं नहीं आती, तो ये प्रश्न हम नहीं करेंगे। अनुमान और कल्पना में, अब यहाँ देखिए, पुराने जमाने में लोग यह क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने, ये अनुमान लगाओ और बताओ। तो ये आपका लिखने का नहीं, अनुमान और कल्पना तो आप इनकी जस्ट हम रीडिंग ही करते हैं। पुराने जमाने के लोगों की ईश्वर में दृढ़ आस्था थी, वे संसार की समस्त वस्तुओं को ईश्वर की देन मानते थे। उनका मानना था कि यह संसार ईश्वर द्वारा निर्मित है, उसी ने सब कुछ बनाया है। वैसे भी अक्षर का मतलब होता है जिसका शरण न हो, अर्थात जो समाप्त न होते हों, और अक्षय कभी नष्ट नहीं होते, और वे भाषा की सबसे छोटी, आप अच्छे जानते हो अक्षर जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। यही कारण था कि वह अक्षरों को भी ईश्वर द्वारा निर्मित था अथवा उसकी देन मानते थे। उनका ज्ञान केवल ईश्वर तक सीमित था। इसी दशा में ऐसा सोचना स्वाभाविक था। पहले लोग क्या सोचते थे, अक्षर जो है या अक्षर और भाषा भगवान ने बनाई, लेकिन पहले के लोगों को ये नहीं पता था कि अक्षर जो है उनका कभी नष्ट नहीं हो सकता। तो उनकी भगवान के प्रति आस्था थी, तो हर चीज़ का जो है, किसी भी चीज़ के लिए भगवान को ही जिम्मेदार मानते। उनके द्वारा क्या माना जाता था कि जो संसार में जितनी भी चीज़ें हैं वो ईश्वर के द्वारा दी गई हैं। आगे हैं अक्षरों के महत्व के साथ ही मनुष्य के जीवन में गीत, नृत्य और खेलों का भी महत्व है। कक्षा में समूह बातचीत करके इनके महत्व के बारे में जानकारी इकट्ठी करो और कक्षा में प्रस्तुत करो। देखिए, अब अक्षरों का तो महत्व हमारे जीवन में, इसके अलावा गीत, नृत्य और खेलों का भी महत्व है, तो वो हमें यहाँ डिस्कस करना है। तो देखिए, निसंदेह हमारे जीवन में अक्षरों का अत्यधिक महत्व है, किंतु इसके अतिरिक्त गीत, नृत्य और खेलों का भी महत्व कम नहीं है। गीत, नृत्य और खेल मनुष्य के मनोरंजन के साधन है। पहले जब मनुष्य के पास आज के जैसे मनोरंजन के साधन उपलब्ध नहीं थे, तो वह नृत्य और गीतों के माध्यम से ही अपना मनोरंजन किया करता था। तरह तरह के खेलों का आयोजन भी होता था, जिससे मनोरंजन के साथ साथ उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहता था। वर्तमान समय में इनका महत्व कम नहीं हुआ है, अभी तो बड़ा ही है। वर्तमान जीवन में तनाव युक्त और व्यस्त जीवन में इन सबका महत्व बहुत अधिक है। नृत्य और गीत मनुष्य को तनाव मुक्त करते हैं और खेल उसे अनुशासित एवं स्वस्थ बनाते हैं।
लोकगीत और नृत्य हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह एक और तो हमारा मनोरंजन करते हैं, दूसरी ओर हमें सभ्यता और संस्कृति से भी जोड़ते हैं। अब आगे हैं, क्या होता अगर हमारे पास अक्षर ना होते, भाषा ना होती। देखिए, अगर हमारे पास अक्षर ना होते तो क्या होता। अक्षरों की खोज में मानव जीवन को सभ्य और शिक्षित बनाया है। यदि अक्षर ना होते तो आज तो ज्ञान विज्ञान की निरंतर प्रगति हो रही है, वह कभी नहीं हो पाती। अक्षर अर्थात लिपि के द्वारा भाषा को लिखित रूप से प्राप्त हुआ है, जिससे लाभदायक और उपयोगी विचार, अनुभव और आविष्कार आगे की पीढ़ियों को सरलता से प्राप्त होते गए। अक्षरों के अभाव में मानव सभ्य और असहाय बना रहता, आज की सुख सुविधाएं उसे कभी प्राप्त न होती। सबसे बड़ी बात, हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कोई ऐसा प्रमाण नहीं रख पाते जिसके माध्यम से वह अपनी प्राचीन पीढ़ी की सभ्यता और संस्कृति को भलीभांति परिचित हो पाते। तो ये क्या था, ये हमारे अक्षरों का महत्व। यदि अक्षर ना होते तो हमारे साथ ये सब सिचुएशन हो सकते। हम अनपढ़ रहते हैं, हमें ज्ञान विज्ञान नहीं होता, हमें विज्ञान का नॉलेज नहीं होता, और हमने जो भी खोजें की है वो हमारी आने वाली पीढ़ी यानी हमें नहीं मिल पाती, और हमारा जीवन जो इतना सुविधा युक्त है वो सुविधाएं हमें कभी नहीं मिलती। यदि भाषा ना होती तो क्या होता। यदि भाषा ना होती तो मनुष्य पशुओं जैसा कष्टदायक जीवन बिताता, वह असभ्य बना रहता। ज्ञान विज्ञान कला और साहित्य का जन्म भी न हो पाता। अपनी भावना और विचार दूसरों पर प्रकट करने में बहुत कठिनाई होती। तो ये कहाँ होता, जब हमारे पास भाषा नहीं होती। तो ये हो गया आपका अनुमान और कल्पना। अब देखिए भाषा की बात। अनादि काल में रेखांकित शब्द का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत आदि न हो। अब अनादि, अनादि यानी जिसकी कोई शुरुआत ही ना हो, अनादि हो जो कभी जिसकी स्टार्टिंग ना हो। यह शब्द मूल शब्द से शुरू में कुछ जोड़ने से आदि से बना है, इसे उपसर्ग कहते हैं। इन उपसर्ग को अलग अलग करके मूल शब्दों को लिखकर उनका अर्थ बताओ। अब अन्य यहाँ उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी संज्ञा शब्द के साथ जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। अनादि में क्या था, अन्न जो था, अन्न आपका उपसर्ग था और आदि का मूल शब्द था। तो अन्न और आदि दोनों को उपसर्ग को आदि में उपसर्ग अन्न जोड़ा तो अनादि बना, जिसका अर्थ क्या हुआ, जिसकी कभी शुरुआत ना हो। तो इसी प्रकार के हमें कुछ शब्द दिए गए हैं मूल शब्द, और उनमें उपसर्ग जोड़ के हमें उनके अर्थ बताने हैं। जैसे असफल, अदृश्य, अनुचित, अनावश्यक, अपरिचित, अनिच्छा। देखिए सफल, सफल आपका मूल शब्द है, इसमें अ उपसर्ग जुड़ा तो असफल हो गया। तो सफल, सफल में अ उपसर्ग जुड़ने के बाद असफल बना। असफल का क्या अर्थ होता है, जो कभी सफल ना हो। दृश्य, दृश्य में अ उपसर्ग जुड़ा तो क्या बना, अदृश्य, जो दिखाई न दे। उचित में अन उपसर्ग जुड़ा तो क्या बना, अनुचित, जो उचित ना हो। आवश्यक में अन उपसर्ग जुड़ा तो अनावश्यक। परिचित में अप्रत्यय जुड़ा, अ उपसर्ग जुड़ा तो परिचित बन गया, अपरिचित बन गया। अपरिचित का क्या होता है अर्थ, जो परिचित ना हो। इच्छा में अगर हम अन उपसर्ग जोड़ते हैं तो क्या शब्द बना, अनिच्छा। अनिच्छा क्या होता है, जिसकी इच्छा न हो। अब आगे देखिए, तो ये तो क्या थे आपके उपसर्ग वाले शब्द। अब देखिए, वैसे तो संख्याएं संज्ञा होती है, पर कभी कभी ये विशेषण का काम भी करती है। जिससे नीचे लिखे वाक्य में, हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गाँव को बसाना शुरू किया। अब संख्याएं क्या होती है, संख्याएं आप जानते हो, एक वचन बहुवचन। तो एक वचन बहुवचन संख्याएं तो होती है, संख्या तो वैसे संख्या होती है, लेकिन कभी कभी ये संख्याएं क्या करती हैं, विशेषण का काम करते हैं। विशेषण क्या होते हैं, विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो आपको संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषताएं बताते हैं। तो यहाँ कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिए गए। यहाँ ये संख्याएं जो है वो संज्ञा का काम ना करके विशेषण का काम कर रही है। तो वो देखिए आपको क्या करना है, इन वाक्यों में रेखांकित शब्द साल संख्या के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं, इसलिए संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण का इस्तेमाल उन्हीं चीज़ों के लिए होता है जिन्हें गिना जा सके, जैसे 4 संतरे, 5 बच्चे, 3 शहर आदि। पर यदि किसी चीज़ को गिना नहीं जा सकता तो उसके साथ संख्या वाले शब्दों के अलावा मापतोल आदि के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे 3 जग पानी, 1 किलो चीनी। यहाँ रेखांकित हिस्से परिमाणवाचक विशेषण है क्योंकि इनका संबंध नापतोल से। अब आगे लिखी हुई को पढ़ो, खाली स्थानों में बॉक्स से दिए गए नापतोल क्यों चीज़ सब लिखो। अब देखिए, विशेषण जो है वो 2 प्रकार के माने जाते हैं, परिमाणवाचक और संख्यावाचक। मैं आपको एक साथ ही बता देती हूँ। परिमाणवाचक वो विशेषण होते हैं जिनको अपन गिन नहीं सकते, तो वो परिमाण मात्रा होती है, उसको परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे 3 जग पानी, अब पानी को हम गिन नहीं सकते तो क्या करते हैं, जग में डाला है तो जग क्या है, परिमाण हो गया, उसकी एक क्वांटिटी हो गई, उसका एक हिस्सा हो गया। अब यहाँ 5 अरब गिन सकते हैं, तो ये संख्यावाचक जिन
विशेषणों को हम गिन सकते हैं, वो संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषणों को हम गिन नहीं सकते तो उनको परिमाण मात्रा दे देते हैं, तो उनको परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ देखिए प्याला, कटोरी, एकड़, मीटर, लीटर, किलो, ट्रक, चम्मच। देखिए 3 कटोरी खीर। अब खीर को नहीं गिन सकते तो 3 कटोरी में काउंट किया है। 2 एकड़ जमीन, जमीन को नहीं गिन सकते, जमीन क्या है इसको गिन नहीं सकते तो इसको विशेषण यूज किया है 2 एकड़। 6 मीटर कपड़ा, कपड़े को नहीं गिन सकते तो 6 मीटर हो गया। 1 ट्रक रेत, रेत को नहीं गिन सकते तो 1 ट्रक हो गया। 2 प्याली कॉफ़ी, 5 किलो बाजरा, 1 लीटर दूध, 3 चम्मच तेल। तो यहाँ आपके क्या हो गए, ये आपके परिमाणवाचक विशेषण हो चुके। अब देखिए आपको कुछ करने, ये आपने किसी काम का नहीं है तो ये हम नहीं करते। आज आपको होमवर्क में क्या करना है वो देखिए। आज आपको होमवर्क में निबंध से प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 करने हैं। उसके अलावा निबंध से आगे प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4 आपको नहीं करना है। अब अनुमानों को कल्पना, प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 ये करने हैं। और भाषा के बाद में प्रश्न नंबर 1 और 2, ये इतना सब आज आपको होमवर्क में एज ए होमवर्क करना। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गए। अगर कहीं कन्फ्यूजन आपको है तो आप हमें कमेंट करके पूछिए। आपको वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट तो करना ही है और इतने सारे वर्क को आपको लिखना और याद करना। ये आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी इसमें हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा, बिकॉज यहाँ हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा अक्षरों की खोज, ये चैप्टर अच्छे से, सॉरी अक्षरों का महत्व, ये हमारा चैप्टर टोटली कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच, वॉच दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।